ईरान के जो गर्ल्स स्कूल पर हमला हुआ था उसमें मरने वालों की संख्या जो है वो बढ़कर 148 हो गई है। तो इस बात को ईरान लगातार उठा रहा था कि ये बच्चों पर, ये जो नागरिकों पर हमला किया गया, ये अमेरिका ने गलत कदम उठाया है। और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो गर्ल्स स्कूल पर हमला हुआ था उसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 148 हो गई है। दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर में स्थित था ये प्राथमिक विद्यालय, जहां पर अमेरिका और इजराइल के बीच हुआ जो हमला था उसमें 148 लोगों के मारे जाने की बात सामने आई और 95 के करीब लोग घायल हैं। तो ये मौतों का आंकड़ा कल के मुकाबले आज बहुत ज्यादा विकास ऐसे में बढ़ गया है और 148 बिल्कुल की संख्या तक पहुंच गया है। आमतौर पर युद्ध के दौरान इस तरह के स्कूल्स को टारगेट नहीं किया जाता, हॉस्पिटल्स को टारगेट नहीं किया जाता। ये तभी होता है जब आपके कोई एनिमी, मेजर एनिमी असेट्स वहां पर छिपी हो या उसने हाईलाइट के तौर पर उस स्कूल का इस्तेमाल किया हो। कर्नल चरण सिंह, स्कूल पर हमला किया गया, आमतौर पर युद्ध के दौरान स्कूल हॉस्पिटल्स को अवॉइड किया जाता है, क्या वजह रही होगी कि स्कूल को टारगेट किया? अवॉइड नहीं किया जाता है, डीबार्ड होता है, क्रिमिनल होता है। बिल्कुल। और इसी तरह किसी तरह का भी जो एनर्जी एसेट्स हैं उनके ऊपर भी क्रिमिनल है। तो बहरीन में जो अटैक हुआ है उस पर्टिकुलर ऑयल डिपो पर, फिर तो मैं कहूंगा वो भी सही नहीं है। दुनिया एक्चुअली अब जो एक लड़ाई नई चल पड़ी है ना, वो इसकी चल पड़ी है कि इकोनॉमिक वॉरफेयर, आपकी इकोनॉमिक क्षमता को डिग्रेड करना। जहां तक बात है बच्चों के मरने का, बड़ी दुख की बात है, इसमें क्या डाउट है। बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जब एक बार आर्मी पब्लिक स्कूल पाकिस्तान में अटैक हुआ था, हमने तब भी कंडेम किया था। बिल्कुल। 145 बच्चे आपने कैसे मार दिए, चाहे वो अफगानिस्तानी ने किसी भी वजह से मारे हो। कहीं पर भी किसी भी बच्चे की डेथ होना, किसी भी सिविलियन की डेथ होना अपने आप में एब्सोल्यूट क्रिमिनल है। बट अपने आप में अगर आप ये भी देखें तो क्या ईरान सारे के सारे टारगेटिंग जो मिडिल ईस्ट में कर रहा है वो सिर्फ बेसिस पे कर रहा है? वहां पर भी तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि सिविल एरियाज पर अटैक हो रहा है, किसी ना किसी तरह किसी बिल्डिंग पर अटैक हो रहा है। उस बिल्डिंग वाले के रहने वाले की क्या गलती है इस पूरे उसमें, आप बताइए मुझे। ये जब देखिए, ये एक्चुअली यहाँ बैठकर मेरे से भी ज्ञान लेना बड़ा आसान हो जाएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बट लड़ाई जब होती है ना, तो वो जिसको बोलते हैं ना, वो क्या, वो साम दाम दंड भेद, वो फिर सब बराबर हो जाता है। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि जब मैं भी गोली चलाता हूं पाकिस्तान की तरफ, तो मैं ये सोच के नहीं चलाता हूं कि मेरी गोली सिर्फ पाकिस्तानी फौजी को लगेगी। मेरे बॉर्डर के उस साइड जो उस समय वहां दिख रहा है वो ग्राउंड होना चाहिए। और ये एक इंटरनेशनल वे है, अनफॉर्चुनेट, बट ये दिस इज हाउ इट वर्क्स। अश्विंदर जी से सवाल ले लें। अभी कर्नल सिंह ने कहा कि जो इंटरनेशनल सिंपैथी है कंट्रीज के बीच, वो इस समय ईरान के साथ है। इस पूरे हमले के दौरान यूएनएससी में भी देख लीजिए, ज्यादातर देश जो है वो ईरान के साथ खड़े हुए हैं। ये जो सिंपैथी इंटरनेशनली ईरान के साथ जा रही है, ये एक दबाव का काम करेगी अमेरिका के ऊपर? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। सबसे पहले ये कहूंगा कि पहले अमेरिका को एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजर की तरह देखा जाता था, या वो प्रोजेक्ट करता तो तब भी वो यही था जो अभी कर रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान, इराक, वियतनाम, कहीं पे पहले पॉपुलर सपोर्ट लेके करता था। हाँ, पॉपुलर सपोर्ट लेके करता था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के अंदर करता था। लेकिन इस समय अभी इन्होंने एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया है अमेरिका ने गाजा के अंदर। तो इसका मतलब है कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ना केवल साइड स्टेप कर रहा है, वो अपना एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बना रहा है और उन देशों को अपने साथ कर रहा है। लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि जैसे गाजा के अंदर हुआ, शुरू में टोटल पूरे पश्चिमी देशों की सिंपैथी थी इजराइल के साथ जब हमला हुआ था 7 अक्टूबर का। लेकिन अब जब जेनोसाइड हुआ था, कई सारे पश्चिमी देश थे जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी और कई इसके ऊपर उन्होंने प्रतिबंध की बात की थी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, यहां तक कि मैं वहां गया था अभी थोड़े दिन पहले, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वहां बड़े बड़े उनके ना उस पे लगा हुआ है कि कहां उन्होंने अरेस्ट वारंट इशू कर रखा है नेतन्याहू का। तो ये सारी चीजें ये दर्शा रही है कि इस समय अमेरिका को एक डिस्टेबलाइजर की तरह देखा जाता है। और जब सारे के देश, जैसे आपने जापान की बात करी थी, कि जापान ने भी ये कहा है कि बातचीत से इस मसले को हल किया जाए। तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर ये जरूर है कि आप किसी भी देश की सॉवरेनिटी को नहीं तोड़ सकते, जैसे उन्होंने वेनेजुला में तोड़ी थी या वो ग्रीनलैंड में तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब से ग्रीनलैंड की बात शुरू हुई है, उसके बाद से अमेरिका को एक प्रॉपरली डिस्टेबलाइजर की तरह देखा जा रहा है और एक इंटरनेशनल ओपिनियन बन रही है कि हमारे पास ऐसा भी वर्ल्ड होना चाहिए जिसमें माइनस अमेरिका, माइनस चाइना, ये दो जो हेजमोनिक नेशंस है, ये दोनों उसके अंदर हम उन पे डिपेंडेंट ना हो।